हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पूरे 100 क्वेश्चन की मैराथन देखेंगे। सभी क्वेश्चन का आज हम एनालिसिस तो कम करेंगे, सबसे पहले बस प्रश्न और उसके आंसर जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो एक बोरियत को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए केवल टू केवल प्रश्न और उसके आंसर को आज हम कवर करने वाले हैं। पूरी वीडियो को आप देखिए। ये वीडियो जो है आपके यूपी टेट हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, आपका कोई भी टेट हो, जहाँ भी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बनते हो, सभी प्रश्नों को, सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पर्यावरण अध्ययन की 100 प्रश्नों की ये श्रृंखला तैयार की गई है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक करेंगे। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हरिकेन तथा टाइफून होते हैं, ये क्या हैं? तो याद रखिएगा, ये प्राकृतिक आपदा है, हरिकेन और टाइफून। और हरिकेन और टाइफून को क्या कहा जाता है? तो इनको चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रवात कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, चक्रवात कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की थी। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए, तस्करी एवं रोकथाम के लिए, जैसे कस्तूरी हिरण को सुगंध के लिए मार दिया जाता था, जंगली हाथियों को उनके दांत के लिए मार दिया जाता था। तो भारत सरकार ने 1980 में भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था जंगली जानवरों की सुरक्षा करना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करेंगे तो बरगद है। कौन है दोस्तों? बरगद है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगर फल की बात करेंगे तब आम हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व भर में हिमनद पिघलने का कारण है। तो हिमनद पिघलने का कारण होता है अधिक वर्षा, कम वर्षा, अम्लीय वर्षा, भूमंडलीय तापन होता है। भूमंडलीय तापन के कारण हिमनद जो होते हैं वो पिघलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। चावल मूल पौधा है, तो किस देश का मूल पौधा है? तो चावल सर्वप्रथम कहाँ पे उगाया गया था? तो चीन में। और धान या चावल की सबसे ज़्यादा प्रजाति कहाँ पे होती है? चीन में होती है। उत्पादन भी प्रथम देश है कौन? चीन है। असुरक्षित यौन संपर्क संचारी रोग है। तो असुरक्षित यौन संपर्क जो होता है संचारी रोग होता है, जो कि मेल और फीमेल के संबंध से होता है। तो यह जो होता है एड्स होता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और ये HIV वायरस से फैलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एड्स का वायरस HIV होता है। आगे देखते हैं, विश्व नम भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। हर वर्ष के 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, भाखड़ाबाद में जल एकत्र होता है। तो भाखड़ाबाद में जल एकत्र होता है, यह कहाँ पे है? तो यह जो है प्यारे वो सतलज नदी पर है। कहाँ पे है दोस्तों? सतलज नदी पर भाखड़ाबाद। ये भी आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, पक्षी जो उड़ नहीं सकता, कौन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? बाज को भी आप लोग उड़ते देखे होंगे, सारस को, मोर को, लेकिन जो पैगविन होता है वह पैगविन उड़ नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ओ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण योग्य है? तो याद रखेंगे, जैव निम्नीकरण योग्य मतलब जो जीव जंतुओं से निकलता हो। कौन है? प्लास्टिक जीव जंतु उत्पादन नहीं करते, पारा भी नहीं करते, पॉलीथीन भी नहीं करते। याद रखिएगा, जो रबर होता है वो पेड़ से प्राप्त होता है, इसलिए यह जैव निम्नीकरण योग्य है। यह जैव, ये याद रखेंगे। रबड़ जो है वह पौधे से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मांस उद्योग के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? आगे देखेंगे आप लोग, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर में बात करेंगे। सबका मांस सेवन किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मांस देने वाला काम है वह बकरी को मांस के लिए ही पाला जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी समझेंगे। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी के बारे में बात करें, केरल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो जो फूलों की घाटी है वह उत्तराखंड में है। देवों की भूमि उत्तराखंड को कहते हैं। और इसके बाद अगर अभ्यारण्य की भूमि या सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य की बात करें तो सबके लिए उत्तराखंड हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि धार्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व वाला वृक्ष कौन है? तो ये याद रखेंगे, ये पीपल है। आप लोग कहेंगे नीम की भी पूजा होती है, बात सही है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक और पर्यावरण 2 शब्द जोड़ दिया है, तो याद रखेंगे दोनों के लिए ये पीपल है, क्योंकि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन है। कौन? ये याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कहा जाता है। डॉल्फिन एक
एक स्तनधारी है जो बच्चे को जन्म देकर दूध भी पिलाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। काफ़ी समझदार इसे मछली बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो चक्रवात प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी भी है, लेकिन युद्ध जो होता है या मानव निर्मित है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही जो है वह प्राकृतिक आपदा नहीं है। आगे देखते हैं, भारत में राम सरोवर क्षेत्र है, तो जो भारत में राम सरोवर क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो राम सरोवर क्षेत्र किसका हिस्सा है? तो आप लोग देखेंगे चिल्का झील का हिस्सा है। किसका है दोस्तों? चिल्का झील का। वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में बृहद एवं प्रमुख मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना कब हुई थी? रिएक्टर जो था वो कंट्रोल से बाहर हो गया था, तो वही हुई थी नाभिकीय प्रदूषण दुर्घटना। और एक कहाँ पे हुई थी? चेरनोबिल में हुई थी, चेरनोबिल में। ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार पूछता है, चेरनोबिल में जो नाभिक रिएक्टर थे और नाभिक रिएक्टर कंट्रोल से बाहर हो गए थे और ब्लास्ट कर गया था, काफ़ी जन की हानि हुई थी, और ये चेरनोबिल में हुआ था। अमेरिका का हिस्सा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय वृक्ष है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को बोलते हैं, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तुलसी की पूजा की जाती है घरों में, ये भी याद रखिएगा। देखिएगा, बरगद, तुलसी और इसके बाद आपका नीम हो गया और इसके बाद आपका पीपल हो गया। चारों वृक्षों की भारत में पूजा की जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का प्रथम भूतापी विद्युत केंद्र स्थापित हुआ है? तो भारत का प्रथम भूतापी विद्युत केंद्र आपके त्रिपुरा में स्थापित हुआ है। कहाँ पे दोस्तों? त्रिपुरा में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में ज्वारी ऊर्जा का सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो ज्वारी ऊर्जा का सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समुद्र सबसे ज़्यादा हैं और ज्वारी ऊर्जा जो समुद्र में ही पाई जाती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। जो जल होते हैं उसको जल को ऊपर आने और नीचे जाने की घटना ही ज्वारी ऊर्जा कहलाती है, और इसके द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है ज्वारी ऊर्जा का प्रयोग। आगे देखते हैं, टेहरी बाद जल एकत्र होता है, तो टेहरी बाद कहाँ पे है? अगर आप बात करेंगे तो टेहरी बाद जो है वह भागीरथी नदी पर है। कहाँ पे दोस्तों? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? याद रखिएगा, मुख्य रूप से 3 फसल होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो खरीफ की फसल कौन नहीं है? चना जो है वह रबी की फसल है, गेहूँ जो है वह रबी की फसल है, और इसके बाद आपका मटर जो है वो भी है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कौन होगी? चावल। ये भी आप याद रखिएगा, खरीफ की फसल कौन है? तो चावल है। चावल जो होती है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। सवाल आपका सही हो जाएगा। ये सभी रबी की फसल हैं, मटर हो गया, गेहूँ हो गया और चना हो गया। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से अधिक दूध उत्पादन करना ही श्वेत क्रांति का यह था। ये आप लोग याद रखेंगे, श्वेत क्रांति जो था यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश के सभी हिस्से हैं, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है कानपुर। यहीं पे चमड़ा उद्योग, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको कह दे इत्र उद्योग कहाँ पे है, तो वो इत्र उद्योग जो है वह कन्नौज में है। कन्नौज इत्र उद्योग के लिए और चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर। सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियों वाला जगह या जिला भी कानपुर है, और यहाँ पे प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा है। आगे देखते हैं, तंबाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करेंगे अगर तंबाकू विरोध दिवस की, तो यह मनाया जाता है 31 मई को। कब मनाया जाता है प्यारे? 31 मई को। आगे देखते हैं, एड्स फैलने का प्रमुख कारण कौन होता है? पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, असुरक्षित यौन न संबंध और तंबाकू का प्रयोग और शराब का अत्यधिक सेवन। असुरक्षित यौन संबंध होता है, क्या होता है? एड्स फैलने का कारण। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, और एड्स का जो वायरस होता है HIV होता है। इसको याद रखेंगे। भूमि अपरदन इनमें से किसके कारण होता है? भूमि अपरदन वृक्षों के कटाव से होता है, वर्षा से होता है, हवा से होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, सभी से होता है भूमि अपरदन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भूमि अपरदन का मतलब होता है भूमि का ऊपरा भाग किसी कारण, जैसे वृक्ष के कटाव से, जैसे कि मान लीजिए नदी में बाढ़ आ जाए, वर्षा हो जाए, हवा बह जाए, सबसे अगर मिट्टी का ऊपरा परत हट जाए तो इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। आगे देखते हैं, प्रोटीन बनाने में किसकी ज़रूरत होती है? तो जो प्रोटीन बनाने में ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमीनो अम्ल, कार्बन। तो अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। 100 वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूर्य से कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है? तो पूरी जो सूर्य की ऊर्जा होती है उससे 1% पृथ्वी पर ऊर्जा जो प्राप्त होती है। सूर्य से विटामिन डी मिलता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश किरणों को 500 सेकेंड का
समय लगता है, ये भी याद रखेंगे। और सूर्य प्रकाश किरणें पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है, ये भी याद रखेंगे। सब चीज़ों को आप लोग याद रखिए, ये याद रखेंगे। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का नाभिक की संलयन द्वारा ऊर्जा निकलती है, ये भी बात याद रखेंगे। और ये भी बात याद रखेंगे, सूर्य जो होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। और सूर्य से कितने प्रतिशत ऊर्जा पृथ्वी को प्राप्त होती है? केवल टू केवल 1%, ये भी याद रखेंगे। वृक्षों के कटाव से होता है भूमि अपर्दन, वर्षा और पृथ्वी का तापमान, उपयुक्त सभी आप लोग देखेंगे। वृक्षों के कटाव से भूमि अपर्दन भी होता है, पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। और यहाँ पे रखेगा ये जो ऑप्शन है वो कम है, वर्षा की कमी ये रहेगा, ठीक ना। वर्षा में कमी आती है, वर्षा में कमी आती है, तब आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वृक्षों के कटाव से भूमि अपर्दन होता है और वर्षा में कमी होती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह किसके संरक्षण हेतु जाने जाते हैं? तो सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह जो थे वह किसके लिए जाने जाते हैं? जल के लिए। इन्होंने अपना लगभग 46 वर्ष का उम्र जल को रोकथाम के लिए लगा दिया था, ये जल के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, वन किसके चक्र को निर्धारित करते हैं? तो जो वन होते हैं पानी को, हवा को, कार्बन को, फास्फोरस को, किसको निर्धारित करते हैं? तो जो वन होते हैं वो हवा को, चक्र को निर्धारित करते हैं, वो वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाइल्ड लाइफ संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वाइल्ड लाइफ जो इसका मुख्यालय है वह देहरादून में है, जो कि किसका भाग है? उत्तराखंड का भाग है। इसको आप लोग ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, केचुआ पालन को कहते हैं, केचुआ पालन को कहते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्मी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हरित क्रांति संबंधित है किससे है? बाजरा से, मक्का से, चावल से, गेहूँ से है दोस्तों। हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूँ से संबंधित है। आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ईंधन। तो जो भविष्य का ईंधन है वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम आणविक शक्ति गृह स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था? भारत का प्रथम जो आणविक शक्ति गृह की बात करें कि यह कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो यह भारत के तारापुर में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जो भाग है वह खारा है? कितना परसेंट भाग, जो जितना भी जल पृथ्वी पर है उसका कितना परसेंट भाग जल जो है वह खारा है? तो याद रखेंगे 97% भाग जो है वह खारा है। केवल पीने योग्य जल है वो लोग याद रखेगा, 1% जो जल है वह पीने योग्य है और इसमें जो है वो अलग प्रकार के जल की प्रवृत्ति होती है। आगे देखेंगे, मैंग्रोव वनस्पति मिलती है कहाँ पे मिलती है? तो यह पश्चिम बंगाल में मिलती है मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति का मतलब होता है समूह में बहुत अधिक पेड़ पौधे का होना। मैंग्रोव वनस्पति जो होती है वह तटीय इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? दोस्तों नहीं पूछा है, इसको आप लोग याद रखेंगे, उत्तरदायी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ए भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ए भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे विषैली गैस होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जो हाइड्रोजन है यह वायुमंडल में कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, यह जो होती है यह आपकी शुद्ध गैस है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये भी होती है जो दोस्तों SO2 ये भी वायुमंडल को प्रभावित करती है, CO2 भी करती है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं, ये भी करती है। यह वाहन के साइलेंसर से निकलता है, प्रदूषित गैस है। आगे देखते हैं, एशियाई हाथी जो अब विलुप्त होने वाली श्रेणी में आ गई है का अवैध शिकार, ठीक ना, याद रखेगा। एशियाई हाथी का शिकार किसके लिए किया जाता था? तो इसके दांत हेतु, दांत इसका काट कर और इसको बेचा जाता था, व्यापार किया जाता था दांत के लिए। कस्तूरी हिरण को उनके थोड़ी सी महक के लिए मार दिया जाता था और इसके लिए शेरों को उनके खाल के लिए, ऐसे ऐसे जंगली जीवों को मारा जाता था। आगे देखते हैं, भारत में कौन सी जाति लुप्त प्राय नहीं है? जो लुप्त प्राय नहीं है कौन सी जाति है? याद रखिएगा, शेर पूंछ वाला बंदर ये भी है और कश्मीरी बारहसिंगा ये भी धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। बाघ भी लुप्त हो रहा है लेकिन भालू अभी भी भारत में लुप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह लुप्त प्राय नहीं है जाति जो भालू की है। आगे देखेंगे, फकुशिमा आणविक रिएक्टर में हुए नुकसान का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? फकुशिमा आणविक रिएक्टर में हुए नुकसान
नुकसान का प्रमुख कारण था दोस्तों सुनामी। सुनामी के कारण यह रिएक्टर जो था वह पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं असुरक्षित यौन संपर्क क्या कहलाता है। तो असुरक्षित यौन संपर्क जो होता है वह एड्स कहलाता है। एड्स जो होता है वह एक प्रकार की बीमारी है जो HIV रोग से होता है, और इसका संक्रमण जो होता है वायरस से फैलता है। इसका वायरस HIV होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं जैव विविधता की दृष्टि से भारत का समृद्ध क्षेत्र है। तो जैव विविधता की दृष्टि से बात करें, भारत का जो समृद्ध क्षेत्र कौन है, तो यह पश्चिमी घाट है। क्या है दोस्तों? पश्चिमी घाट है। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे सिमलीपाल जैव मंडल स्थित है। जो सिमलीपाल जैव मंडल है कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहाँ पे है दोस्तों? उड़ीसा में। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो यह हुई थी 1984 में। मेथिल क्या नाम है दोस्तों? उसको MIC बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट के MIC जो इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है। इसके रिसाव से घटना हुई थी और बहुत ज़्यादा लोग मार दिए गए थे। 1984 में हुई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया? तो जो चिपको आंदोलन है यह दोस्तों जंगल को काटने से बचाने के लिए एक किया गया चिपको आंदोलन, याद रखेंगे। आगे देखते हैं कौन सा पक्षी भारत की संकटग्रस्त प्रजाति में आ रहा है? सारस, कौवा, गिद्ध और तोता। याद रखेगा जो गिद्ध ऐसा प्रजाति है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। सभी तो अभी मिल रहे हैं, ठीक ना। तो जो ये प्रजाति है गिद्ध की, वह संकटग्रस्त प्रजाति में आ रही है। किस बांध की जल रोकने की क्षमता सर्वाधिक है? तो कौन ऐसा बांध है जिसकी जल रोकने की जो क्षमता है सबसे ज़्यादा है? वह टिहरी बांध है दोस्तों। कौन है? टिहरी बांध है। आगे देखते हैं वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने कब लागू किया था? तो 1986 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? 1986 में आया। आगे देखते हैं किस प्रदूषण से श्वसन रोग, ब्रोंकाइटिस तथा अस्थमा होता है? याद रखिएगा यहाँ पे श्वसन संबंधित बात आया है, मतलब यह वायुमंडल से संबंधित है, वायु प्रदूषण से दोस्तों। ऑप्शन नंबर 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं मृत पशुओं और जीवों के अपशिष्टों का भक्षण करने वाला जीव क्या कहलाता है? तो यह जो जीव होता है उसे परभक्षी बोलते हैं या अपघटक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन वर्ड्स क्या है? तो यह एक पक्षी पर लिखी गई बुक है, इस ध्यान रखिएगा। ये पक्षी है द ग्रेट इंडियन वर्ड, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं भारत का क्षेत्र सीमित प्रजाति है, याद रखेंगे। मोर, टूथ अर्स कार्किट, बाट और तेंदुआ। अगर सबकी बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि भारत के क्षेत्र की सीमित प्रजाति कौन है? तो तेंदुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है? तो जो विलुप्त हो चुकी प्रजाति है वह कौन सी है आप लोग बताएंगे। लाल पंडा भी अभी मिल रहा है, डोडो भी मिल रहा है, ग्रेट इंडियन वस्ट भी मिल रहे हैं। जो ड्यूगांग है इसकी प्रजाति क्या हो गई है प्यारे? नष्ट हो चुकी है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, विलुप्त हो चुकी है। आगे देखते हैं इनमें से कौन पौधे से प्राप्त होता है? पेनिसिलिन, क्यूनिन और टेट्रासाइक्लिन और कोई नहीं। याद रखेंगे पेनिसिलिन ऐसी मेडिसिन है जो कि पौधे से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है? 21%। अगर आपको ये लिख दे 20.95% तभी भी सही होगा। इसको नियर अबाउट 21 मानते हैं वायुमंडल की। और इसके बाद आपकी नाइट्रोजन की बात करें तो 78% पाया जाता है। पूछ देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाया जाता है? 0.34%, 0.34% पाया जाता है। आर्गन पूछ दे 0.93% पाया जाता है आर्गन। ऐसे ऐसे चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ? 1986 में, अभी आपको बताए हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखेंगे अम्लीय वर्षा के लिए जो उत्तरदायी है NO2 SO2 दोनों है, जो यहाँ पे ब और स दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो मुख्य रूप से अगर याद करेंगे तो SO2 ही मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ही मिलेगा, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा में होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर किस प्रदेश में स्थित है? तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वह कहाँ पे है दोस्तों? गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो उत्तराखंड का भाग है, उत्तराखंड में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय पार्क की विशेषता है? एक सींग वाला जो गैंडा है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है, जो कि असम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है प्यारे? असम का हिस्सा है। मरुस्थलीय
कि वार्षिक वर्षा किससे कम होती है, तो मरुस्थलीय जितने भी भाग हैं, भारत के भूभाग हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन्हें हम मरुस्थल में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है। तो भूस्खलन का मुख्य कारण होता है क्या, भूकंप भी होता है, वन विनाश भी होता है, खनन भी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। सभी के कारण भूस्खलन होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट जो प्रारंभ हुआ 1972 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन कहलाते हैं जो जिनका हम उपयोग करें और पुनः उनका हम उपयोग कर लें, वह नष्ट जरूर हो जाए लेकिन ख़त्म ना हो पूरी तरह से। जैसे मान लीजिए जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को दिन प्रतिदिन आपको सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा मिलती है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार कहा है कि बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं। तो बार बार संसाधन नव्यकरण, जिसको नवीकरण भी बोलते हैं, ये कहलाते हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा मिलते हैं उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। अप्राकृतिक मतलब जिसको हम प्रकृति द्वारा न प्राप्त कर सके उन्हें अप्राकृतिक या मानव निर्मित बोलते हैं। मतलब जिन्हें हम नया कर सकें उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नवीकरण बोलते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे खाद्य उत्पादन के लिए केचुआ पालने को क्या बोलते हैं। खाद्य उत्पादन के लिए केचुआ पालन जो होता है वर्मी कल्चर कहलाता है। यह जो पद्धति वर्मी कल्चर कहलाती है, और वाला आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं वायु अथवा जल के द्वारा मृदा का हटना क्या कहलाता है। याद रखेंगे वायु तथा जल के द्वारा मृदा का हटना संरक्षण, अपर्दन, वन विनाशीकरण और जीवाश्मीकरण, तो अपर्दन कहलाता है। ठीक ना, याद रखेंगे वायु तथा जल के द्वारा मृदा का अपने स्थान से हट जाना यह अपर्दन कहलाता है, अपर्दन की श्रेणी में आएगा। आगे देखते हैं ऊर्जा का कौन सा स्रोत जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों को उत्पादित होता है। तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत जो जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ का मतलब उनके मल से प्राप्त होता है, यह जो होता है दोस्तों बायोगैस होता है। इसको क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यह जंतुओं के मल या जिसको गोबर बोलते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ किस जंतु भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ किस जंतु भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं ओरिएंटल क्षेत्र में। कहाँ पे दोस्तों, ओरिएंटल क्षेत्र में। वो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सौर ऊर्जा को भोजन के रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है। तो सौर ऊर्जा को भोजन के रासायनिक ऊर्जा में जो बदलने का रूप है वह कहलाता है विघटक। क्या कहलाता है दोस्तों, विघटक कहलाता है। याद रखेंगे विघटक कहलाता है। उत्पादक किसे कहते हैं, जो उत्पन्न करे, जो किसी चीज़ का निर्माण करे उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। और सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में जो बदले उसको क्या बोलते हैं, विघटक बोलते हैं। आगे देखते हैं परितंत्र में प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी पौधे जो होते हैं उन्हें हम उत्पादक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पादक। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य से प्रकाश किरणों को लेकर अपना भोजन निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। आगे देखते हैं केचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है। तो जो केचुए पालकर जो तैयार की जाने वाली खाद है वह जैविक खाद है। कौन है दोस्तों, जैविक खाद है। ये भी याद रखेगा, यह जीवों से प्राप्त खाद है, इसलिए इसको हम बोलेंगे जैविक खाद। आगे देखते हैं अगर बात करेगा वनस्पति खाद, तो पेड़ पौधे के सड़ने से जो खाद मिलेगा उसे वनस्पति खाद बोलेंगे। और कह देगा कि अगर रासायनिक खाद, तो जो कल कारखाने में केमिकली विधि द्वारा बनाई जाती है उसे हम रासायनिक खाद बोलेंगे। और जैविक खाद कहेगा तो मतलब जो जीवों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो केचुए पालकर कौन सी खाद तैयार की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं जैविक खाद। आगे देखते हैं ऊर्जा का कौन सा स्रोत जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है। तो ऊर्जा का कौन सा स्रोत है जो जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों से बनता है, अभी बताए हैं बायोगैस है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो कौन जो है वह ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में बात करेंगे। ज्वारीय ऊर्जा, भूताप ऊर्जा, जैव ईंधन और उपयुक्त सभी। आप देखेंगे ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत ए भी है और जैव ईंधन भी है, इसलिए उपयुक्त सभी आपका 2 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से कौन वन विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो याद रखेंगे खनन, झूम, शहरीकरण एक भी नहीं। तो याद रखिएगा वन विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी नहीं है पूछा है प्यारे। अगर मान लीजिए खनन वन विनाश के लिए उत्तरदायी है। झूम भी ये जो है, झूम मतलब होता है कृषि, जैसे झूम को एक कृषि बोला जाता है। तो झूम कृषि ये भी जो होती है यह वन विनाश के लिए उत्तरदायी है। और शहरीकरण, अगर शहर बसाना है तभी भी आप वन को काटेंगे, इसलिए कौन उत्तरदायी नहीं है, तो एक भी नहीं है। मतलब ये सभी क्या हैं दोस्तों, उत्तरदायी हैं। ये बात को याद रखेंगे। आगे देखेंगे चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। चिपको आंदोलन पेड़ कटने से रोकने के लिए। फल एवं सब्जियों अच्छा स्रोत किसके होते हैं, प्रोटीन के, खनिज के, कार्बोहाइड्रेट के, विटामिन एवं
खनिज के, अगर द वाले के साथ जाएंगे तो सभी चीज़ें आ जाएगा। जो फल और सब्जियां होती हैं और विटामिन और फल और सब्जियां विटामिन और खनिज के स्रोत होते हैं। आगे देखते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मिलता है, याद रखेंगे थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है, तो अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, अमेरिका में। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, तो पवन ऊर्जा की बात करें कहाँ पे हवा सबसे ज़्यादा चलता है, तो याद रखेगा पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। वहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा चलती है, हवा तेज़ी से चलती है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है दोस्तों वह मीथेन है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कौन है दोस्तों, मीथेन है, ये भी याद रखेंगे। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है, तो जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण ही है, यह ओडम साहब ने कहा है, ओडम का यह कथन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रदूषक नहीं है, प्रदूषक नहीं कौन है, मीथेन ये भी प्रदूषक है, रासायनिक उर्वरक भी है और सीवेज जल भी है। जो कैल्शियम है वह प्रदूषक नहीं है, ये भी आप लोग याद रखेगा, इसलिए कैल्शियम आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, काजीरंगा जैवमंडल स्थित है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो यह असम में है। कहाँ पे दोस्तों, असम में, एक सिंह के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा है, याद रखिएगा जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा क्या है, प्रदूषण, वास स्थान हानि, भूस्खलन, वन अग्नि। तो जैव विविधता के लिए खतरा किसको है, तो वह है जैव विविधता के लिए खतरा भूस्खलन से है, याद रखिएगा 100 वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ, तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ, ब वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ था, इसको आप लोग याद रखेंगे। किस नगर में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है, आपका आगरा, झांसी, मथुरा, वाराणसी, ये प्रश्न पूछा हुआ है, यूपी से संबंधित है। तो मथुरा में, कहाँ पे दोस्तों, मथुरा में तेल शोधक संयंत्र स्थापित है, मथुरा में। आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद का संबंध कहाँ से है, तो कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ब वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने परसेंट पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है, 100 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, तो भौतिक वातावरण का तत्व भूमि भी है दोस्तों, खनिज भी है, मिट्टी भी है, लेकिन बस्तियां नहीं है, याद रखिएगा जो बस्तियां हैं यह भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, यह मानव निर्मित वातावरण के तत्व हैं, ये मानव द्वारा बसाई जाती हैं। भारत में मिलने वाला प्रमुख परमाणु खनिज है, याद रखेंगे लिथियम, कार्नोटाइड और थोरियम और यूरेनियम। यह ऑप्शन आपको, इसका प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, भारत में कौन परमाणु मिलने वाला प्रमुख परमाणु खनिज है, ये भी बात बताएंगे। विश्व का सर्वाधिक परमाणु खनिज उत्पादक देश है, तो विश्व की बात करेंगे कि विश्व का सबसे ज़्यादा परमाणु खनिज उत्पादक देश कौन है, तो याद रखेंगे कनाडा है। कौन है दोस्तों, कनाडा है, ऑल ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कनाडा जो देश है सर्वाधिक परमाणु खनिज उत्पादक देश है, ये भी याद रखेंगे। वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, तो जो सभी का प्रमुख कारण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है। जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा, आणविक कचरा नहीं होगा, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होगा, तो वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत में चाय उत्पादन का 70% से भी अधिक उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है, तो भारत में जो चाय का 70% से भी अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, असम जैसे इलाकों में होता है, जो कि उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर पूर्व भारत में होता है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर पूर्व भारत में होता है, बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपका मिल जाएगा, ठीक ना, इसको आप लोग याद रखेगा। उत्तर पूर्व का मतलब हो गया दोस्तों ऊपर उत्तर हो गया, यहाँ पे पूर्व हो गया, असम इधर का इलाका है, मतलब यही होगा उत्तर पूर्व। आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का निष्करण किस देश में सर्वाधिक होता है, तो प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों, अगर ये प्रश्न पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। आगे देखते हैं, किस एक परियोजना के निर्माण एवं विकास में पुनर्वास की समस्या नहीं है,
तो पुनर्वास की समस्या किस परियोजना के निर्माण विकास में नहीं है, यह बात आपसे पूछ रहा है। तो इसका जब आप ऑप्शन देखेंगे तो यह जो होता है वह नम भूमि में होता है। किस में नहीं होता है दोस्तों? नम भूमि में। जल विद्युत में भी होता है, वह जमीन का परियोजना में जमीन का विकास, जमीन को अधिग्रहण किया जाता है। राजमार्ग में भी जमीन को अधिग्रहण किया जाता है, खनन में भी किया जाता है, नम भूमि में नहीं किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रदर्शित O3 से ओजोन परत का किस में है? समताप मंडल में है। सभी चीज़ों को याद रखेगा। इसका काम है सूर्य के प्रकाश किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकना, अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। अगर ये नहीं रुकेंगी, पृथ्वी पर आएंगी तो मानव को स्किन कैंसर समस्या होगी। जल प्रदूषण मापने की इकाई है BOD। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। इसको याद रखेगा। जल प्रदूषण जब नापा जाता है तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा नापी जाती है। किसकी मात्रा नापी जाती है? ऑक्सीजन की। ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्यारे, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।